हेलो एवरीवन, मैं विशाल पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। जो भी स्टूडेंट्स हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वे पहले हमारे प्रीवियस वीडियोस और लेक्चर्स कंटेंट को देखें। यदि उन्हें हमारे प्रीवियस वीडियोस लेक्चर्स पसंद आते हैं तो वे हमारे जर्नी टू इंजीनियर तक के सफर में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आप और आपके साथी साथ साथ पॉलिटेक्निक के टॉप कॉलेजेस में जर्नी टू इंजीनियरिंग अपनी स्टार्ट कर सकें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, मैं आदित्य आपका फिजिक्स टीचर। हमने साउंड के जो भी कॉन्सेप्ट थे उनको समझ लिया था और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको करा दिए थे। मैं होप करता हूं आपने साउंड चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा। तो अब हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत धारा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम बात करेंगे चार्ज यानी आवेश। चार्ज क्या है? It is a physical property of matter that causes it to experience a force when it plays in electromagnetic field. चार्ज एक मैटर है यानी कोई पदार्थ है, उसकी क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से जब उसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड यानी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में लाया जाता है तो वो एक बल यानी एक फोर्स महसूस करता है। यानी जब कोई मैटर एक फोर्स महसूस करेगा, एक बल महसूस करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, यानी उस मैटर में क्या होगा? चार्ज होगा। तो सिंपल सा चार्ज क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी मैटर की यानी पदार्थ की। तो अब चार्ज हमने समझ लिया। अब समझते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज के प्रकार क्या हैं, मतलब कौन क्या कितने प्रकार हैं? देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज दो तरह के हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश, दूसरा नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है? पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? लूज करेगी। आपने केमिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ी होगी। जब कोई बॉडी यानी कोई मैटर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो क्या बन जाती है? पॉजिटिव चार्ज बन जाती है। तो सिंपल सा पॉजिटिव चार्ज क्या है? धनात्मक आवेश क्या है? जब कोई जो भी मैटर है, जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, सिंपल सा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। अब अगर जो हमारा मैटर है, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो हमारी जो मैटर है वो क्या बन जाएगी, यानी जो बॉडी है क्या बन जाएगी? निगेटिव चार्ज बन जाएगी। यानी हमने आवेश मतलब आवेश चार्ज समझ लिया, चार्ज क्या होता है, उसके टाइप ऑफ चार्ज समझ लिए, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद हम बात करते हैं चार्ज का जो फॉर्मूला है क्या है। अभी हमने चार्ज पढ़ा और टाइप ऑफ चार्ज पढ़ा। अब हम बात करेंगे चार्ज का जो फॉर्मूला है। चार्ज का फॉर्मूला होता है Q = + - Ne। यह फॉर्मूला है, उसमें जो ये हमारा n है, n क्या है? n है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये E क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आपको दी गई है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और ये चार्ज ही है। इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया गया है आपको, तो ये उसकी इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू है। अब अगर हम बात करें चार्ज की, और वो भी इन अ नॉन कंडक्टर यानी कुचालक में बात करें, यानी नॉन कंडक्टर की बात करें, तो चार्ज हमारा वहां पे कैसा होता है? तो चार्ज रिजाइड एट अ पॉइंट सो देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब जब हमारा नॉन कंडक्टर होता है, उसमें जो हमारा चार्ज होता है वो हर एक पॉइंट पे फिक्स्ड रहता है, वहां पे चार्ज हमारा फ्लो नहीं होता है। तो वहां पे नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन का फ्लो नहीं होगा। अगर हम बात करें नॉन कंडक्टर के दो एग्जाम्पल की, तो हमारा सिंपल से एग्जाम्पल है रबर, कीबोर्ड, और भी एग्जाम्पल हैं। तो हम लोग अभी दो एग्जाम्पल लिए हैं, रबर और वुड। सिंपल सा इसमें क्या है? कोई भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अब हम बात करते हैं अगर कंडक्टर की यानी सुचालक की, तो जो चार्ज होगा कैन मूव और फ्लो बिकॉज दे हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम कंडक्टर में बात करें तो वहां पे क्या होते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चार्ज हमारा इजिली मूव कर सकता है। अगर उसकी एग्जाम्पल बात करें तो सिंपल एग्जाम्पल क्या है? जितने भी मेटल्स हमारे सब क्या हैं? कंडक्टर हैं। तो हमने चार्ज का फॉर्मूला पढ़ लिया, नॉन कंडक्टर और कंडक्टर में बात कर ली कि चार्ज हमारा कैसे होता है। अब हम इसके बाद बात करेंगे हम करंट की। तो आपको नोट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे करंट यानी धारा। तो करंट क्या है? इट इज अ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज का फ्लो एक पर्टिकुलर टाइम में, मतलब हमारा जो चार्ज है कितना फ्लो हो रहा है। तो करंट क्या है?
फ्लो का करंट चार्ज का फ्लो कितने टाइम में। तो चार्ज यानी करंट का फॉर्मूला क्या है हमारा, I इक्वल टू क्यू बाई टी, जिसमें क्यू क्या है हमारा चार्ज और टी क्या है हमारा टाइम। तो करंट का हमने फॉर्मूला समझ लिया। अब उसको मेजर कैसे करते हैं, तो इट इज मेजर्ड बाय एम मीटर कनेक्टेड इन सीरीज। तो करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस का हेल्प लेते हैं, वो है एम मीटर। और ये कैसे कनेक्ट रहता है, सीरीज में कनेक्ट रहता है। अब एम मीटर कैसे आप अगर डिनोट करोगे, सर्किट आप बनाओगे तो कैसे डिनोट करोगे, ऐसे डिनोट करोगे। जब ऐसे सर्कल बनाओगे उसमें ए आप मतलब करंट का जो भी एम मीटर का ऐसा सिंबल ए बना दोगे आप। तो ऐसे आप जब सर्किट डायग्राम बनाओगे तो ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। तो करंट जो मेजर करते हैं किससे करते हैं, एम मीटर से। अगर अब हम बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट क्या है करंट की, एम्पेयर है, जिससे हम डिनोट करते हैं ए से करते हैं। तो हमने करंट समझ लिया। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल यानी विद्युत विभव। पोटेंशियल क्या है हमारा, तो पोटेंशियल क्या है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। यानी एक चार्ज को एक इन्फिनिटी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ता है, वही हमारा क्या है पोटेंशियल। यानी जैसे कि एक पॉइंट ए ये है हमारा, और ये कोई इन्फिनिटी पॉइंट है, दिख रहा होगा आपको, इन्फिनिटी पॉइंट है। आपको यहां से जो हमारा चार्ज है समझ सी, ये हमारा चार्ज है, इसको हमें कोई इन्फिनिटी पोजीशन यानी हमें उसका पोजीशन पता नहीं है, उस पोजीशन से आपको एक पॉइंट तक लाना है। उस इन्फिनिटी पोजीशन से एक पॉइंट पर लाने के लिए जितना आपने उसको उस चार्ज पे वर्क डन किया, वही हमारा क्या है पोटेंशियल है। तो सिंपल सा पोटेंशियल क्या है, एक चार्ज को इन्फिनिटी पोजीशन से एक पॉइंट पे लाने के लिए जितना हम वर्क डन करते हैं वही हमारा पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। डब्ल्यू क्या है वर्क डन और क्यू क्या है हमारा चार्ज। अब पोटेंशियल है तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है यानी अदिश राशि है। अब बात करेंगे एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल की एसआई यूनिट क्या होती है, तो पोटेंशियल यूनिट की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, जिसे हम डिनोट करते हैं V से। तो हमने करंट समझ लिया, पोटेंशियल समझ लिया। अब हम समझते हैं इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हमने बात कर ली पोटेंशियल की, करंट की। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। मतलब सिंपल सा क्या है, यहाँ पे हमें दोनों जो पॉइंट हैं वो पता है। मतलब एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाना है, उसमें जितना हमने वर्क डन किया उस चार्ज पे, वही हमारा क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है। पिछले में क्या था कि हमें एक पॉइंट पता था और दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी था, लेकिन अब इन्फिनिटी की जगह वो पॉइंट हमें अब पता हो चुका है, क्या है दूसरा पॉइंट बी है। यानी हमें ए पॉइंट से इस चार्ज को लेके इस पॉइंट तक इस चार्ज को मूव कराना है। मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आपको उसको मूव करना है, और उस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ले जाने पर जितना उसने वर्क डन किया वही क्या है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है VA माइनस V। VA क्या है, जो उसका पोटेंशियल A पे था, और जो VB क्या है, जो उसका पोटेंशियल B पे था। तो VA माइनस VB इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। ये है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, ऐसे पोटेंशियल क्या था हमारा स्केलर क्वांटिटी, वैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वो भी हमारी स्केलर क्वांटिटी यानी अदिश राशि। अब बात करते हैं अगर SI यूनिट की, तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। जैसे हमारा पोटेंशियल था वोल्ट, वैसे ही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या है वोल्ट, SI यूनिट यानी वोल्ट। अब अगर मेजर करना है आपको पोटेंशियल डिफरेंस, तो इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर। हम करंट मेजर किससे करते थे, हम करंट मेजर करते थे एम मीटर से, लेकिन वो कैसे कनेक्ट होता था सीरीज में। वैसे ही अब लेकिन इसमें अलग है, कैसे, वोल्ट मीटर जो होता है इसको वो क्या हेल्प करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे होता है, कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो आपको ध्यान रखना है एम मीटर क्या है, सीरीज में कनेक्ट होता है, और जो वोल्ट मीटर होता है वो कैसे कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। अगर आप सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ आप ऐसे उसको ऐसे डिनोट करेंगे, सर्कल जैसे हमने ए बनाया था वैसे आप उसमें वी बना देंगे। अभी मैंने आपको एमीटर और वोल्ट मीटर समझाया था, उसका मैंने सर्किट डायग्राम टाइप का आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये है,
ये क्या है, बैटरी है हमारी, और ये क्या है, की है। वैसे ही हमने एक ये रेजिस्टेंस लिया है आर, और उसमें मैंने एमीटर और वोल्टामीटर फिट कर दिया है। तो एमीटर आप देखिए कैसे लगा हुआ है, एक सीरीज में लगा हुआ है, मतलब ऐसे ऐसे, मतलब जॉइंट में लगा हुआ है, ये नहीं कि इसके पैरेलल में क्या लगा है, एमीटर में ऐसे नहीं लगा क्या, तो एमीटर ऐसे लगा हुआ है। अब बात करते हैं वोल्टामीटर किसमें था, पैरेलल में था। देखिए हमने रेजिस्टेंस के अक्रॉस पैरेलल में क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। तो ये हमने उसका पूरा डायग्राम वोल्टमीटर और एमीटर को ऐसा आपको समझा दिया दिखा के। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया और उसका सर्किट डायग्राम भी समझ लिया। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या होता है हमारा ओम्स लॉ। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड चीज। सबसे पहले हम बात करेंगे ओम्स लॉ, जो यानी ओम का नियम। ओम्स लॉ क्या कहता है, बाय कीपिंग फिजिकल कंडीशन एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट। मतलब अगर हम फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर यानी जो भौतिक अवस्थाएं और तापमान जो भी हमारा है उसको अगर हम स्थिर कर देते हैं, तो जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है पोटेंशियल डिफरेंस के, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम R से डिनोट करते हैं, और ये R हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। आपको थोड़ा पता होगा R क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है, और इस रेजिस्टेंस के बारे में हम अभी बात करेंगे। तो आपने अभी समझा ओम्स लॉ क्या है, बाय कीपिंग फिजिकल कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट। ये कंडीशन है आपके पास कि आपको अगर जब आप फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे तो जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस के। हमने ओम्स लॉ समझ लिया। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। रेजिस्टेंस क्या है, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। यानी जो हमारा कंडक्टर है उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें जो रुकावट पैदा होती है, वो जो रुकावट पैदा करने वाली चीज है वो क्या है, हमारी रेजिस्टेंस है। यानी सिंपल सा क्या है, फ्लो ऑफ करंट को जो रोकता है वही क्या है, हमारा रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल टू V अपॉन V डिवाइडेड बाय I। और ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। R अगर हमें R पता करना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे। तो यानी रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, R इक्वल टू V बाय I। अब बात करते हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। SI मतलब रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, तो रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या है, ओम, और इसको ऐसे डिनोट करते हैं। अब रेजिस्टेंस मेनली डिपेंड किस पे करता है, तो रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन्स सफर्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे उनका कितना ज्यादा कोलिजन हो रहा है हमारे पॉजिटिव आयन से। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से कोलाइड करेंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। यानी अगर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे तो हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी हमारा जो करंट होगा वो ज्यादा फ्लो नहीं कर पाएगा। यानी अगर रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे तो आप यहाँ से इसका वो फॉर्मूले से देखिए, अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं तो हमारा जो करंट देखिए कहाँ पे है, इन्वर्सली में। यानी रेजिस्टेंस बढ़ाने पे क्या होगा, हमारा जो करंट होगा वो कम होगा। तो हमने ओम्स लॉ समझ लिया और अभी रेजिस्टेंस समझ लिया। अब इसके बाद हम बात समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस हमारा इफेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे वो फैक्टर जिनकी वजह से जो हमारा रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है अफेक्ट करता है। तो पहला क्या फैक्टर है, वो है नेचर ऑफ कंडक्टर। यानी जो हमारा मटेरियल यानी जो हमारा कंडक्टर है, जैसा हमारा कंडक्टर होगा वैसा हमारा क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस होगा यानी प्रतिरोध होगा। यानी अगर हमारा जो कंडक्टर है गुड कंडक्टर, यानी उसमें अगर हमारा गुड कंडक्टर नहीं जो करंट इजीली फ्लो करने दे रहा है, यानी वो उसमें क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। और वही अगर हमारा बैड कंडक्टर होगा तो हम उसमें हमारा रेजिस्टेंस, बैड कंडक्टर मतलब जिसमें करंट फ्लो कम हो, यानी उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। यानी जिसमें करंट ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। यानी हमारा जो गुड कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा और जो बैड कंडक्टर होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो पहला फैक्टर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो कंडक्टर की लेंथ पे कैसे, वो हमारा जो रेजिस्टेंस है डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम लेंथ बढ़ाते हैं तो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो भी बढ़ेगा। यानी जो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर। यानी
अगर हम कंडक्टर की लेंथ बढ़ा देते हैं तो जो हमारा नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव आयंस के साथ वो भी बढ़ जाएगा। अब तीसरा फैक्टर क्या है, थिकनेस, यानी उसकी मोटाई, कंडक्टर की जो वायर है उसकी मोटाई कैसी है। अगर उसकी मोटाई मतलब पहले देखते हैं कैसे डिपेंड कर रहा है, तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया पे इनवर्सली डिपेंड करता है। यानी अगर हम एरिया बढ़ा देंगे यानी जो हमारा नंबर ऑफ यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली क्या करेंगे, मूव कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो करंट है हमारा इजीली मूव कर सकेगा। यानी अगर हम एरिया बढ़ाते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाता है। आपको यहाँ इजीली समझ भी आ रहा होगा, अगर एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। ये 3 फैक्टर हमने समझ लिए। अब चौथा फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, हमारा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। टेम्परेचर किस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के, यानी टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो ये 4 फैक्टर हमने अभी डिस्कस कर लिए। अब आप इसको नोट डाउन कर लिए फिर इसके बाद हम कंडक्टिविटी समझते हैं क्या है। अब हम बात करें कंडक्टेंस, जिसे हम डिनोट करते हैं जी से। तो कंडक्टेंस क्या है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस कॉल्ड कंडक्टेंस, यानी सिंपल सा रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या करता था, करंट को के फ्लो को रोकता था, तो कंडक्टेंस क्या करेगा, करंट को फ्लो को क्या करेगा, रोकने में जगह उसकी हेल्प करेगा करंट फ्लो कराने में, सिंपल सा। तो करंट जो कंडक्टेंस है हमारा उसका फॉर्मूला है सिंपल सा क्या, उल्टा, यानी सिंपल सा जो रेजिस्टेंस होगा यानी G इक्वल टू 1/R। तो कंडक्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला है G इक्वल टू 1/R, उसके हमने और उसका डेफिनेशन भी समझ लिया आपने। अब हम बात करते हैं SI यूनिट क्या है। तो कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या है, ओम इनवर्स। जैसे कि यहाँ पे रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या थी, ओम, यहाँ पे नीचे आ गया तो वैसे ही हमने ओम इनवर्स इसकी SI यूनिट कर दी, और इसको ओम इनवर्स की जगह एक और चीज भी बोलते हैं वो है साइमन। तो कंडक्टेंस की 2 SI यूनिट है, एक ओम इनवर्स दूसरा साइमन। अब बात करते हैं स्लोप ऑफ VI ग्राफ, यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ। अगर पोटेंशियल हमारा y एक्सिस में है और करंट हमारा x एक्सिस में है तो क्या, अगर जो हमारा ग्राफ बनेगा तो कैसे बनेगा। अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है तो वो ग्राफ हमें क्या शो करेगा, ओमिक कंडक्टर शो करेगा। ये बताएगा कि जो हमारा, अगर हमारा जो ग्राफ है अगर स्ट्रेट लाइन बनता है तो हम ये बताएगा जो करंट फ्लो होगा, मतलब जो भी करंट होगा उसमें क्या, जो भी रेजिस्टेंस होगा वो किसका होगा, ओमिक कंडक्टर का होगा। और ओमिक कंडक्टर क्या होता है अभी इसके आगे हम समझेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए, अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो वो क्या शो करेगा, एक ओमिक कंडक्टर शो करेगा। अगर हमारा यही ग्राफ कर्व लाइन बन जाए, यानी स्ट्रेट लाइन की जगह अब यही ग्राफ अगर कर्व लाइन बन जाए तो क्या शो करेगा, तो अगर यही कर्व लाइन बन जाए तो क्या शो करेगा, नॉन ओमिक कंडक्टर शो करेगा। यानी अगर VI ग्राफ अगर हमारा कर्व लाइन शो कर दे तो हमारा कंडक्टर कौन सा होगा, नॉन ओमिक होगा। तो अगर हम बात करें स्लोप ऑफ V वर्सेस I ग्राफ, आपने पढ़ा होगा, अगर हम पढ़ते थे डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ, उसमें अगर हम स्लोप निकालते थे तो क्या मिलता था, हमें वेलोसिटी मिलती थी। वैसे ही अगर हम स्लोप ऑफ VI यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का अगर हम स्लोप देखते हैं तो हमें वो क्या देगा, स्लोप अगर निकालना है तो क्या करते थे हम लोग, उसका चेंज इन Y एक्सिस देखते थे और चेंज इन X एक्सिस देखते थे। तो चेंज इन Y एक्सिस कितना है, डेल्टा V, मान चलते हैं ये V2 है और ये V1 है और ये यहाँ पे I1 और ये है I2, तो ये है हमारा। तो चेंज इन Y एक्सिस कितना है, डेल्टा V, और चेंज इन X एक्सिस कितना है हमारा, डेल्टा I। तो अगर हम स्लोप ऑफ V वर्सेस I की बात करें तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, V अपॉन I होता क्या है, V अपॉन I हमारा रेजिस्टेंस होता है। यानी जो स्लोप होगा पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट का वो हमें क्या शो करेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा। यानी स्लोप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन करंट शोज रेजिस्टेंस, प्रतिरोध शो करेगा, मतलब बताएगा कि स्लोप जो है VI ग्राफ का क्या बताएगा, हमें रेजिस्टेंस बताएगा। अगर यही हम उल्टा कर दें, स्लोप जो VI ग्राफ है उसकी जगह हम IV ग्राफ ले लें, यानी करंट को Y एक्सिस में ले लें और पोटेंशियल डिफरेंस को X एक्सिस में ले लें तो क्या होगा, ज्यादा कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, सिंपल सा क्या होगा, रेजिस्टेंस के बदले हमारा कंडक्टेंस हो जाएगा।
क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा वी हो गया। कैसे हो गया, अभी दिखाते हैं। ये ग्राफ मैंने बना दिया, चाहिए कोई बना दिया। अब मुझे क्या करना है, इसका स्लोप फाइंड करना। स्लोप फाइंड करने क्या करते हैं हम लोग, चेंज इन वाई एक्सिस करते हैं और चेंज इन एक्स एक्सिस करते हैं। चेंज इन वाई एक्सिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा आई मिलेगा और डेल्टा फिर वी मिलेगा। और स्लोप निकालने के लिए क्या था फॉर्मूला, tan थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर में क्या है हमारा डेल्टा आई और बेस में क्या है हमारा डेल्टा वी। और आई और वी क्या हमें बताता है, उल्टा तो है। जैसे v अपॉन आई क्या आता था, रेजिस्टेंस आता था, तो वैसे आई वी हमें क्या बताएगा, यानी 1/r। और 1/r क्या होता था, g यानी कंडक्टेंस। यानी वी आई ग्राफ हमें क्या बताता है, इसका स्लोप क्या बताता है, हमें रेजिस्टेंस बताता है। और वही आई और v यानी करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ क्या बताएगा हमें, उसका स्लोप क्या बताएगा हमें, कंडक्टेंस बताएगा। तो हमने ये चीज समझ ली। अब इसको नोट डाउन करिए, फिर हम अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब हम बात करेंगे ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या है, द कंडक्टर्स विच ओबे ओम्स लॉ। ओमिक कंडक्टर वो कंडक्टर होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, यानी वी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, जब हम फिजिकल कंडीशन और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देते हैं तब होता है। और वो कंडक्टर जो इस रूल को फॉलो करते हैं वही क्या है हमारे ओमिक कंडक्टर। अब उसके एग्जाम्पल कौन कौन से, जितने भी मेटेलिक कंडक्टर्स हैं सब क्या है हमारे ओमिक कंडक्टर है। और दूसरा देखें तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जो क्या है हमारा ओमिक कंडक्टर है। और बहुत और भी हैं, और भी देखेंगे बाद में। अब बात करते हैं हम नॉन ओमिक कंडक्टर क्या है। अब जैसे ओमिक कंडक्टर क्या था, जो हम ओबे ओम्स लॉ को, मतलब जो ओम्स लॉ को ओबे करता है, नहीं मान मतलब फॉलो करता है। अब नॉन ओमिक कंडक्टर नाम से पता चल रहा है आपको, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता, यानी द कंडक्टर्स विच डू नॉट ओबेज ओम्स लॉ, यानी जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है वो नॉन ओमिक कंडक्टर होता है। अगर हम बात करें एग्जांपल की, तो एग्जांपल क्या है हमारा, डायोड, एलईडी, सोलर सेल, फिलामेंट ऑफ बल्ब एक्सेट्रा। ये सब चीजें क्या है नॉन ओमिक कंडक्टर में। अगर हम बात करें ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर की, तो हमने वी आई ग्राफ आपको बताया था। अगर हमारा वी आई ग्राफ यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का ग्राफ बनता है, यानी जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा वाई एक्सिस में और करंट हमारा अगर एक्स एक्सिस में होता है, तो जो हमारा ओमिक कंडक्टर का ग्राफ कैसे बनेगा, आप बताइए कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। मैंने बनाया भी है स्ट्रेट लाइन। और वही अगर नॉन ओमिक कंडक्टर है हमारा, तो वहां ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व लाइन बनेगा, जो मैंने आपको शो कर दिया है। तो हमने ओमिक कंडक्टर समझ लिया, नॉन ओमिक कंडक्टर समझ लिया। अब हम बात करते हैं इसके बाद रेजिस्टिविटी की। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमारा रेजिस्टिविटी क्या है, इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर दैट ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मतलब सिंपल सा क्या है कि रेजिस्टिविटी एक सिंपल सा रेजिस्टेंस है जिसकी एक यूनिट लेंथ है और एक यूनिट एरिया है क्रॉस सेक्शन। मतलब सिंपल सा एक कोई वायर है, उसका कितना लेंथ है और कितना एरिया है, और उस लेंथ और एरिया में जितना रेजिस्टेंस आ रहा वही हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो जैसा हमने ऊपर पढ़ा, तो रेजिस्टिविटी क्या है, सिंपल सा एक यूनिट लेंथ और एरिया है। ये तो हमने इससे क्या निकाला, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। अगर हमारा ये जो प्रोपोर्शनलिटी का है उसको अगर हम हटाते हैं तो R इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, वही क्या हमारा रेजिस्टिविटी, जिसे हम डिनोट करते हैं P से, यानी L/A। और रेजिस्टिविटी का अगर फॉर्मूला देखना है तो सिंपल सा क्या फॉर्मूला बनेगा, P इक्वल टू RA अपॉन L। ये हमारा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला। तो रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी एक रेजिस्टेंस है। कैसा, मतलब रेजिस्टेंस है, मतलब इस रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस है ऑफ यूनिट लेंथ और एरिया। मतलब सिंपल सा एक कोई वायर है, उसमें उसका कितना एरिया और लेंथ है, उसमें जितना उसका रेजिस्टेंस बन रहा है वही हमारा क्या है, रेजिस्टिविटी है। तो हमने रेजिस्टिविटी समझ लिया। अब हम बात करते हैं SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी विशिष्ट प्रतिरोध। जो प्रतिरोध है उसकी क्या है, यूनिट। तो यूनिट क्या है, ओम मीटर। कैसे, रेजिस्टेंस की SI यूनिट क्या होती है, ओम, और एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है, लेंथ क्या है, m यानी मीटर। यानी m से ऊपर m कट गया तो क्या आया आपके पास क्या आया, ओम मीटर आया। तो हमने यहां से आपको बताया कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या है, ओम मीटर। अब बात करते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से हमारी जो रेजिस्टिविटी है अफेक्ट करती है। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ कंडक्टर,
यानी हमारा कंडक्टर का नेचर कैसा है, यानी मटेरियल कैसा है, सिंपल सा। अगर वही बात हुई ऐसा, अगर हमारा गुड कंडक्टर होगा तो सिंपल सा उसमें रेजिस्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर बैड कंडक्टर हो रेजिस्टिविटी कम होगी। अगर हम टेम्परेचर की बात करें, अगर हमारा जो क्या बोलते, अगर हमारा जो टेम्परेचर अगर कंडक्टर का हाई होगा तो क्या होगा, हमारा जो रेजिस्टिविटी होगी वो इंक्रीज करेगी। अगर लेकिन अगर कंडक्टर का अगर हम टेम्परेचर हाई करते हैं तो हमारी जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होगी, हाई होगी। लेकिन एक केस अलग आता है फॉर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो हमारा जो वो होगा रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। यहाँ उल्टा होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं लेकिन सेमीकंडक्टर में तो हमारा रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो हमने ये फैक्टर दोनों समझ लिए। अब समझते हैं नोट पॉइंट। एक है नोट पॉइंट, रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज ऑफ अ कंडक्टर। जो रेजिस्टिविटी है हमारी वो जो रेजिस्टिविटी है यानी कंडक्टर की जो शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करती है। तो हमने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समझ लिया, उसके फैक्टर समझ लिए, उसकी असाइनमेंट समझ ली। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टिविटी क्या है। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकत्व। यानी सिंपल कंडक्टिविटी क्या है हमारा, द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। सिंपल सा क्या है, रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वही क्या है हमारा कंडक्टिविटी है, जिससे हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। तो सिग्मा यानी रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा इक्वल टू 1/p, और ये p क्या है हमारा रेजिस्टिविटी है। और ये p को हम दूसरी तरह कैसे डिनोट कर सकते हैं, p को हम दूसरी तरह कैसे लिख सकते हैं, p क्या था हमारा RA/L। तो RA/L, L कहाँ गया, ऊपर गया। तो कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला क्या बनेगा, L/RA, उल्टा बनेगा। जैसे रेजिस्टिविटी क्या बनता था RA/L, और रेसिप्रोकल बोल दिया यानी जो कंडक्टिविटी यानी सिग्मा है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा L/RA। तो कंडक्टिविटी सिंपल सा क्या है, रेसिप्रोकल है रेजिस्टिविटी का। अब बात करते हैं अगर हम SI यूनिट की, जैसे कि उसे रेजिस्टिविटी की SI यूनिट क्या आती, ओम मीटर, वैसे ही इसकी रेसिप्रोकल है यानी उसकी SI यूनिट भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो उसकी SI यूनिट क्या होगी, ओम मीटर का होल इनवर्स, यानी दोनों इनवर्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं सुपर कंडक्टर यानी अति चालकता। तो सुपर कंडक्टर क्या होते हैं, वो कंडक्टर जिनकी लो रेजिस्टेंस है, और एक लो रेजिस्टेंस कब होता है, वेरी लो टेम्परेचर पे, यानी बहुत उसका जो तापमान है यानी जो उसका टेम्परेचर है बहुत कम है। यानी वो सब्सटेंस जिनका जीरो रेजिस्टेंस है वो क्या है हमारे सुपर कंडक्टर। और एक कंडक्टर कब, सुपर कंडक्टर कब माने जाएंगे, जब एक लो टेम्परेचर मिलेगा। तो कौन से सब्सटेंस ऐसे हैं जो सुपर कंडक्टर शो करते हैं एज अ सुपर कंडक्टर। पहला मरकरी, जिसका जब वो उसका टेम्परेचर कितना होता है 4.2 केल्विन या बहुत लो टेम्परेचर। और दूसरा लेड, जब उसका टेम्परेचर कितना होता है 7.25 केल्विन, यानी जो हमारा उसमें करंट पास हो रहा होगा उसमें जीरो रेजिस्टेंस हो रही होगी। और ये सुपर कंडक्टर जो होता है इसको हम लोग कॉमनली यूज नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमने टेम्परेचर देखा है इसको अचीव करना बड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको कॉमनली हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो हमने कंडक्टिविटी समझ लिया और सुपर कंडक्टर समझ लिया यानी अति चालकता समझ लिया और विद्युत चालकत्व समझ लिए। अब हम उसके बाद समझते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट, आप उसको नोट डाउन करिए। हम बात करते हैं अपने लास्ट टॉपिक के बारे में, वो है चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर। यानी जो हम वायर अपने घरों में यूज करते हैं और बहुत जगहों में यूज करते हैं, वहां पे किन किन तरह के मटेरियल का हम यूज करते हैं वायरों में। पहला, जो भी हम इलेक्ट्रिकल कनेक्शन करते हैं अपने हाउसेज में, मेनली क्या करते हैं, किससे करते हैं, लोग कॉपर से करते हैं। क्यों करते हैं कॉपर से, क्योंकि उसमें क्या होता है नेग्लिजिबल क्या होता है रेसिस्टेंस, मतलब जो फ्लो ऑफ करंट है वो ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो हम लोग अपने हाउसेज में कराते हैं। तो पहला चॉइस ये हो गया वायर का। दूसरा क्या है, जो हम लोग रेजिस्टेंस वायर यूज करते हैं। रेजिस्टेंस वायर कब यूज करते हैं, एज अ मेनली हम लोग हीटिंग मटेरियल यूज करते हैं। मतलब कोई अगर हमें ऐसा कोई डिवाइस है जिसमें हमें उससे हीट चाहिए तो हम लोग मेनली रेजिस्टेंस वायर का यूज करते हैं। और रेजिस्टेंस वायर जो होता है वो किससे मेनली बना होता है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो मेड अप ऑफ मटेरियल सच एज नाइक्रोम एंड मैग्नेट कांस्टेंट। यानी जो रेजिस्टेंस वायर होता है, जो हीटिंग वायर होता, रेजिस्टेंस वायर क्या है, अगर उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो उससे क्या होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा था क्या होता है, उससे टेम्परेचर ज्यादा होता है। यानी हमें जो
रेजिस्टेंस वायर है वो किससे बना होगा, नाइक्रोम और मैग्नीन से बना होगा। तो अब तीसरा एक पॉइंट है वो है अ वायर मेड ऑफ टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द फिलामेंट ऑफ एन बल्ब बिकॉज इट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई रेजिस्टिविटी। अब जो इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट होता है वो किससे बना होता है, तो वो किससे बना होता है, टंगस्टन से। टंगस्टन से ही क्यों बना होता है, क्योंकि उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग पॉइंट मतलब सिंपल सा क्या है, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके वो मेल्ट होगी। और दूसरा उसकी हाई रेजिस्टिविटी, यानी उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, हाई है। चौथा, अ नाइक्रोम वायर इज यूज्ड एज अ हीटिंग एलिमेंट इन अप्लायंस सच एज हीटर, टोस्टर एंड ओवन। मैंने अभी बात की थी नाइक्रोम। नाइक्रोम मेनली एक रेजिस्टेंस वायर यानी एक हीटिंग एलिमेंट है, सिंपल सा, जो यूज करते हैं हम मेनली बहुत सारे डिवाइसेस में, जैसे हमारा हो गया हीटर, टोस्टर, ओवन में, जो हमें क्या करता है, हीट प्रोवाइड करता है। तो मेनली हम लोग जो नाइक्रोम वायर है उसको यूज करते हैं एज अ हीटिंग एलिमेंट। तो ये चॉइस ऑफ मटेरियल ऑफ वायर, मतलब सिंपल सा जो वायर हम नॉर्मल यूज करते हैं अपने डेली यूजेस में, बहुत सारे अप्लायंस यूज करते हैं, उनमें कैसे कैसे तरीके से मटेरियल लगते हैं उनके बारे में हमने बात कर ली। अब हम आज यहीं तक रखते हैं। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। अभी आप जैसे कि आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये पहला वीडियो देखा, अगर आपने बहुत सारे अगर वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, जो भी हमने अलग, अब मोशन इन वन डायमेंशन, फोर्स के चैप्टर कराए हैं, साउंड के चैप्टर कराए हैं, ग्रेविटेशन चैप्टर कराए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप सिंपल से कुछ ना करिए, हमारे यूट्यूब में आप सर्च करिए, जैसे कि आप मोशन इन वन डायमेंशन आपको पढ़ना है, सिंपल से आप डालिए मोशन इन वन डायमेंशन और हमारे चैनल का नाम डाल दीजिए, जैसे मोशन इन वन डायमेंशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी, मोशन इन वन डायमेंशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस तैयारी, जैसे आप डालते हैं तो हमारे चैनल की वीडियो आपको दिख जाएगी, तो आप इजीली आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।